अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में हम बातें कर रहे थे। अब हम ये जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को उनकी माँ ने परमिशन दे दी इस बात की कि वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, पर चूँकि वो बड़े बेटे थे और माँ के पास कोई साधन नहीं था, पर फिर भी उनकी माँ जो है अपने खर्च को 30 रुपये तक उतार लाई थी। वो कैसे कि वो अपने गहने गुड़िया बेचने लग गई थी और पिता की मृत्यु के बाद उन्हें भीषण दर्द रहने लगा था। उनकी माँ चेली की जो है खुरदुरी साड़ी पहनती थी। नरेंद्र से एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे पूजा की एक साड़ी मिल जाए तो पूजा पाठ में सहूलियत हो जाती थी। वो चिथड़े हो गई थी। साड़ी देने की क्षमता नरेंद्र में नहीं थी। नरेंद्र सिर झुकाकर चले गए। बाद में ये बात उनके परमहंस देव को पता चली तो उन्होंने अपने शिष्य के हाथ से उनको साड़ी भिजवाई। महेंद्र नाथ के आखिरी उम्र के कथन से पता चलता है कि स्वयं मास्टर साहब ने वे रुपये दान किए थे। इस राशि से नरेंद्र के परिवार का 3 महीने तक का घरेलू खर्च का इंतज़ाम हो गया था। नरेंद्र ने श्रीम को बताया कि आज सुबह मैं घर गया था। घर के सब लोग मुझे डांटने लगे कि क्या डाँव घूमता रहता है, कानून की परीक्षा की पढ़ाई इतने करीब है। मास्टर साहब ने पूछा, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? बोले, नहीं, वे खाना खिलाने के लिए उतावली हो उठी, हिरण का मांस था, खा लिया। पढ़ते हुए अचानक एक आतंक ने घेर लिया। पढ़ाई बेहद डरावनी चीज़ है। विवेकानंद को पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा और फिर उसके बाद किताब फेंक कर उन्होंने एक दिन दौड़ लगा दी और वो दौड़ते चले गए काशीपुर की तरह। और शंकराचार्य ने अपने प्रवचन में कहा था कि ये 3 वस्तुएं बड़ी तपस्या, बड़े भाग्य से मिलती हैं: मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रस्य। तो देखो भाई, रामकृष्ण जी ने कहा, तुम्हारे पास रुपयों का अकाल है, मुकदमे का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना, उनके शरत ने कहा, उनके शिष्य ने कहा, क्यों ना हम दोनों बाली स्कूल में नौकरी, मास्टर की नौकरी शुरू कर दें, थोड़ा बहुत रोजगार करें और मठ में जाकर रहें, वहाँ जो रुपए मिलेंगे उससे थोड़ी मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा ये ठीक है। फिर और केदारनाथ दास बाग बाज़ार में खरफूस का कारोबार करते थे। उनका नाम था खड़ो केदार। उन्होंने स्वेच्छा से नरेंद्र नाथ को 100 रुपये दिए। उन दिनों नरेंद्र को बलराम बाबू से भी रुपए उधार लेने पड़े थे। हालांकि वे कभी उधार नहीं रखते थे, बाद में रुपए उन्होंने चुका दिए। स्वामी जी के छोटे भाई ने संकेत दिया कि चूंकि बड़े भाई ने गृहस्थी त्याग कर दी थी भुवनेश्वरी की मदद के लिए, अब कोई नहीं था। देखा जाए तो हिसाब किताब से पता चलता है कि विवेकानंद देवी दुर्गा की तरह एक साथ 10-10 भुजाओं से लड़ रहे थे अपने परिवार को जीवित रखने के लिए। दत्त परिवार के कुछ कानूनी तथ्य भी हमें भेंट किए गए, जिससे हमें जानकारी मिली कि घर द्वार को लेकर कौन सा मुकदमा कब चला। बिल्लू पैदल जाते थे अदालत में, लेकिन अपनी माँ से पहले पहुँच जाते थे और वो पालकी में सवार होकर जाती थी और वो अदालत में बिल्कुल सच बोलते थे और अपनी हर बात को स्पष्ट कर देते थे और वो अपना होमवर्क खुद करके जाते थे। स्वामी जी ने एक बार अपने मित्र को लिखा कि मेरी माँ और 2 भाई कलकत्ता में रहते हैं, मैं बड़ा हूँ, मंझला इस समय फर्स्ट ईयर आर्ट्स पढ़ रहा है, छोटा अभी काफ़ी छोटा है। सब लोग की स्थिति पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद हम लोग काफ़ी गरीब हो गए हैं, यहाँ तक कि कभी कभी हमारा दिन उपास में गुजरता है। अब कुछ दिन कलकत्ता में रहकर उन लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के बाद मैं इस देश से हमेशा के लिए विदा ले सकता हूँ। माँ के प्रति दायित्व का पालन करते हुए निसंबल स्वामी विवेकानंद को किस तरीके की कठिन मालाओं में फंसना पड़ा, ये आप सुन ही रहे हैं और देख भी रहे हैं। एक दिन माँ भी परेशान होकर बोलने लगी, ये क्या है बिल्लू, इस तरह से कब तक गृहस्थी चलेगी? तो विवेकानंद जी ने, तब नरेंद्र ही थे, कहा, जवाब दिया, गृहस्थी चलाने वाला मैं कौन होता हूँ माँ, जिसे चलाना है वही चलाएगा। और कोर्ट में भी उन्होंने अपना पेशा भी बताया और सारी चीज़ बताई। सच्ची माँ उनकी बहुत अभागी थी। तीनों बेटों ने ज़िंदगी भर उन्हें अशेष दर्द दिया। सन 1887 की गर्मी की शुरुआत में वराहनगर मठ में बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया तो वो देखने के लिए दौड़ पड़े, जबकि मठ का नियम है कि वहाँ महिलाओं को प्रवेश देना मना है। ये नियम उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने कहा, माँ, तुमने मेरे मामले में ये नियम ही रद्द कर दिया।
मंझले भाई महेंद्र नाथ से निरंजन महाराज ने एक बार कहा था, नरेंद्र में इतनी बुद्धि क्यों भरी है जानता है? नरेंद्र पूरे समय हुक्का गुड़गुड़ा सकता है। अरे हुक्का नहीं गुड़गुड़ाया तो बुद्धि कैसे मिलेगी? तुम भी तंबाकू पीना सीखो नरेंद्र की तरह, तुम्हारी बुद्धि भी खुल जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि विवेकानंद के 550 से भी अधिक पत्र हमारे सामने हैं, लेकिन उनमें से एक भी पत्र माँ को लिखा हुआ नहीं है। तो क्या बिलू की माँ ने उनको एक भी खत कभी नहीं लिखा? हमने ये भी देखा है कि भुवनेश्वरी ने अपने बच्चों को सिर्फ प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा ही नहीं दी, सिर्फ लौकिक शिक्षा ही नहीं दी, नैतिक शिक्षा भी दी। परिवारजक पर्व में स्वामी जी ने एक बार सभी लोगों से रिश्ता तोड़ लिया था। मेरठ से अपने गुरु भाइयों से संग साथ छूटने के बाद उन्हें संपर्क खत्म कर दिया था। कई साल तक कई लोगों को स्वामी विवेकानंद की कोई खबर नहीं मिली, पर बाद में खेतड़ी के राजा अजित सिंह ही पत्र भेजने लगे। खेतड़ी के राजा का उनके जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी जी ने महाराज का दिल जीत लिया और वे स्वामी जी पहली बार खेतड़ी में 27 अक्टूबर तक रहे, और ये उनकी कृपा थी कि उन्होंने जीवन भर विवेकानंद जी के घर को 100 रुपये हर महीने देते थे खर्चे के लिए। इसके कारण ताकि विवेकानंद जी अपना ज्ञान, अपना ध्यान और विदेश यात्रा पूर्ण कर सकें, और इस तरह से ये बात उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई और इसी कारण वो विदेश जा चुके और अपने छोटे भाई को शहर के अनत्यम विद्यालय मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। वो अच्छी तरह से पढ़ रहा है और इस तरह से वो खुश थे उस समय। स्वामी रामकृष्णानंद बैकुंठनाथ सान्याल के सरकारी अफसर के पते से खेतड़ी महाराज को पत्र लिखते थे, और उस समय खबर मिली कि काफ़ी अरसे बाद उनकी खबर मिली कि वे शिकागो में हैं, सकुशल हैं, और वे और उनका भाई और उनकी माँ सब अच्छे से रहते हैं। अमेरिका और यूरोप जाकर भी स्वामी जी को लेकिन मात्र चिंता की कुछ खबरों का जायजा लेना बेहतर लगा। अमेरिका पहुंचते ही अपनी किसी भी जगह जाते थे, वहाँ वो अपनी माँ का जिक्र छेड़ देते थे कि माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है। मतलब उस देश में जहाँ माँ की उतनी वैल्यू नहीं मानी जाती थी, इनके भाषण में शुरुआत ही माँ की बात से होती थी और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया और उनकी माँ को पत्र लिखने लगे कि आपका बेटा दिन रात आपके गुणगान गाता रहता है। जो सन 1894 में स्वामी जी ने बॉस्टन में एक जोशीला भाषण दिया था, माय मदर डिवाइन मदर, मानवी माँ अपनी संतानों के लिए क्या क्या करती आ रही है। उनका वक्तव्य सुनकर श्रोतावृंद इस तरह से मुग्ध हो गए कि अनजाने में ही मदर मैरी की गोद में सुशोभित बालक यीशु की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ एक पत्र स्वामी जी की माँ को भेजा गया। स्वामी जी का एक मार्मिक पत्र है कि मेरी बूढ़ी माँ अभी भी जिंदा है, जिंदगी भर उन्होंने कष्ट सहे। इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें अमेरिका से लिखी। वो मतलब पूरे समय अमेरिका में अपनी माँ को याद करते रहते थे। अब केंद्र उनका लंदन हो गया। लंदन में मिसेस बुली उन्हें मिली, मिसेस उली बुल। उन्होंने बताया कि आपका भाई पिछले 2 महीने से लंदन है, वह बैरिस्टर बनना चाहता है। तो स्वामी जी लंदन में खुद ही अपना जीवन संग्राम जूझ रहे थे, पर उन्होंने भले ही महेंद्र नाथ लंदन पहुंचकर उनकी समस्या बढ़ाई हो, लेकिन अगर वो लंदन नहीं जाते तो हमें विवेकानंद जी के बारे में इतनी जानकारी भी हासिल नहीं होती। विवेकानंद इन द बेस्ट ग्रंथ की नमस्य लेखिका मैरी लुई बार्क ने स्वामी जी के कई पत्रकों के साथ उनकी तस्वीरें भी स्पष्ट की हैं। स्वामी जी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने काफ़ी उनके लिए प्रयास उन्होंने दोनों भाइयों के लिए किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ कर नहीं पाए। पर इतना तो कर पाए कि उन्होंने अपने भाई के पत्र, भाई के जीवन की पूरी जानकारियाँ जो है वो उसको लिपिबद्ध कर गए, जिससे हमें विवेकानंद जी के बारे में कोई प्रूफ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बीमार रहने लगे। उन्होंने खेतड़ी महाराज से कहा कि कहीं वंश लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं अपने छोटे भाई का विवाह करना चाहता हूँ। और उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी माँ के प्रति बेहद अन्याय किया है। मेरे मंझले भाई महेंद्र नाथ के बाहर चले जाने से मेरी माँ मरणासन्न हो गई है। मेरी अंतिम इच्छा है कि कम से कम कुछ दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर अपने पाप धो सकूं। इसलिए मैं अपने छोटे भाई का विवाह करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए खर्च आएगा। धीरे धीरे करके उन्हें पूरा खर्चा लिखा तो 10,000, फिर 20,000, फिर 40,000 का खर्चा आया। खर्चे की बात हुई, पर खेतड़ी महाराज ने कहा कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, पर वो 100 रुपये महीना देते रहे। 20 जून 1899 को विवेकानंद कलकत्ता से जहाज में सवार होकर पश्चिम की ओर रवाना हुए। स्वामी तुरायानंद और उनकी मानस कन्या निवेदिता। विदेश यात्रा से एक दिन पहले स्वामी अपनी
माँ और अपने रिश्तेदारों को बेलूर मठ में लाए। जहाज से निवेदिता मिस क्लाउड और मिसेस बुल को नियमित पत्र लिखा करती थी। 16 अगस्त 1899 को स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क पहुँचे और दिसंबर में पूरे जोश से लॉस एंजलिस में भाषण देते फिरे। उन्होंने ये बात सब जगह जग जाहिर की कि भूख से बड़ी पीड़ा कुछ नहीं है और किसी भी गरीब को अन्न देना से बड़ा कोई काम नहीं है। अगर इस देश में एक व्यक्ति भी भूखा सो रहा है तो हम सब दोषी हैं इस बात के। और वो कोशिश करते थे कि लोगों से दान लें और ये सब करके किसी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भूखों का पेट भर सके। ज्ञान अपनी जगह था, लेकिन वो बहुत दुखी रहते थे इस बात से कि विश्व में कई लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। उन्होंने अब इसके बाद उन्हें शंकर की भी याद आई। शंकर जी ने भी अपनी माँ का दाह संस्कार खुद किया था, पर गांव वालों ने अग्नि नहीं दी तो उन्होंने खुद से उसको प्रज्वलित किया। विवेकानंद जी कहते थे जो माँ की पूजा नहीं करता वह कभी भी बड़ा या महान नहीं हो सकता। विवेकानंद जी पूरे समय हिसाब लगाते रहते थे, लेकिन वो कभी भी मठ का पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि उनके भाषणों से उनको पैसा मिलता था। तो उन्होंने लिखा कि न्यूयॉर्क में मेरे $1000 पड़े हैं, जिसमें से 9 रुपये आया करेंगे। मैंने माँ के लिए ज़मीन खरीदी है, उसमें से 6 रुपये आया करेंगे। जो पुराना मकान है उससे 6 रुपये मिलते रहेंगे, और इस तरह माँ, नानी, भाई और मैं 20 रुपये महीने में चला लेंगे। अब मैं भारत लौटने को तैयार हूँ। सोचिए, इतना बड़ा ज्ञानी, विद्वान, महान आदमी, मुझे इस तट पर बैठकर ये महसूस हो रहा है कि जिसका आज हम गुणगान गाते हैं, हम सोचते हैं वो कितना रईस होगा। हाँ, वो विचारों से रईस थे, सब था, लेकिन वो एक एक चावल के दाने के लिए भी तरसे। 18 जनवरी 1901 को विवेकानंद ने मोह माया सब त्याग दी और खेतड़ी महाराज की अकस्मात मृत्यु हो गई। लेकिन नई बात थी माँ की इच्छा पूर्ति। गुणधर बेटे ही तो माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जाते, और उन्होंने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। और सबसे जो जिनसे वो मांग सकते थे, वो सबों से नहीं मांगते थे, जिनसे मांग सकते थे माँ की तीर्थ यात्रा के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किया। स्वामी जी का स्पष्ट उत्तर था, अमेरिका में मुझे शरीर बोध था ही नहीं। मेरी माँ और उनके साथी ने 5 दिन पहले ढाका आई हैं ब्रह्मपुत्र में स्नान योग में। चलिए, उन्होंने अपनी माँ को एक तीर्थ कराया। उनकी सेहत धीरे धीरे टूटती जा रही थी और वह बहुत असहाय होते जा रहे थे, और उन्हें बार बार बस एक ही लग रहा था, उन्हें एहसास हो गया था अपनी मृत्यु का। तो उन्हें बार बार बस एक बात यही लग रही थी कि उनके निधन के बाद उनकी माँ को कौन देखेगा। तो उनका एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है, मेरा भाई महिम इन दिनों इंडिया में है, वह बम्बई के करीब कराची में है। सारदानाथ के साथ उसका पत्राचार है। सुना है अब वह बर्मा और चीन जाने वाला है। जो लोग उसे लोभ दिखा रहे हैं उन लोगों का वहाँ दुकान पाट है। मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ। वह बेहद बेहद स्वार्थी है। ही इज़ वेरी सेल्फिश मैन। यहाँ जो खबरें मिल रही हैं उससे लगता है मुझे माँ की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि हालत जो है विवेकानंद की ज़्यादा ख़राब थी। उनके धीरे धीरे पैर फूलने लग गए। उनके अंग प्रत्यंग इतने कोमल हो गए थे कि जरा से दबाने से भी उन्हें दर्द होता था। उन्हें पानी पीना और नमक खाना बिल्कुल बंद करना पड़ा, और विलायती तरीके से वो खाना खाने लगे, और धीरे धीरे करके उनमें सुधार होने लगा। और सबसे बड़ी बीमारी जो है, जिसे कहते हैं डायबिटीज़, उसने उन्हें घेर लिया, जिससे स्वामी जी की एक आँख नष्ट हो गई। इतने खूबसूरत स्वामी जी जिनकी हम तस्वीर देखते हैं, उनकी एक आँख नष्ट हो चुकी थी। चलिए, मैक्लॉड की जुबानी से सुना जाए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जब तक आप जीते रहेंगे उतने तक मैं आपको हर महीने $50 दूंगी। उन्होंने कहा, इसमें मेरा चल जाएगा? क्यों नहीं चल जाएगा? तो हाँ, इसमें आपकी क्रीम का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। मैंने उन्हें $200 निकाल के दिए। स्वामी जी ब्रह्मानंद की दिनलिपि से हमें और भी कई एकांत व्यक्तिगत खबरों की जानकारी मिलती है। स्वामी जी अपनी माँ को हर महीने 100 रुपये और बहन को 50 रुपये दिया करते थे। उन दिनों शायद खेतड़ी का दान बंद हो चुका था। ये बहन जो उनकी थी, ये पहले साथ में नहीं रहती थी। भूपेंद्र नाथ की बंगला किताब स्वामी विवेकानंद, उसका अंग्रेजी संस्करण एक नहीं है, ये अलग अलग किताबें हैं। एक दिन खबर मिली, किसी ने बताया कि विदेश में उनकी मृत्यु हो गई, और ये पूरे विश्व में ये बात फैल गई। उनकी माँ बहुत रोने लगी। तब बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी।
स्वामी जी की मृत्यु के बाद एक पत्र में निवेदिता ने अपना विस्मय जाहिर करते हुए लिखा है कि वे सारा कुछ समेट कर व्यवस्थित करके रख गए। आखिरी बार जब उनसे मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा मुकदमे का निपटारा भी समझौते के जरिए हुआ और इस बारे में मुझे कोई खेद नहीं है। उनके निधन के बाद उनकी माँ को तकलीफ ना हो इसके लिए वे अपने गुरु भाइयों से भी थोड़ा सादर अनुरोध कर गए थे। भुवनेश्वरी के लिए स्वामी ब्रह्मानंद संतान तुल्य थे, जो उन्हीं के साथ में रहते थे। वो उनके पुत्र के समान थे, वो उनका ख्याल रखते थे। अब इसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे जब अमेरिका प्रवास में उनकी आर्थिक व्यवस्था किसने की, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका में अपना जीवन यापन किया, क्योंकि वहाँ भी उनके पास पहले पैसे नहीं थे और उनकी मृत्यु के समय उनके भाई वहाँ मौजूद थे। सिस्टर निवेदिता थी, उनकी माँ को पहले ही दर्शन करा के वापस भेज दिया गया था। तो लेकिन स्वामी जी की मृत्यु से पहले बहुत बातें हैं। अभी हमने रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात, फिर उसके बाद विदेशों में उनके भाषण, इसके बारे में बातचीत नहीं की। तो अभी हम ये बात यहीं समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में हम देखते हैं कि आप क्या सुनना चाहेंगे और क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं। तो आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।